हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स 2025 भौतिक विज्ञान सेट नंबर 346 GAU, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो इसका क्वेश्चन वाइज आप आंसर देखेंगे। यहाँ पर खंड अ, एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ख, पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है। तो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इलेक्ट्रॉन की दिशा आप जो है मध्यमा उंगली की तरफ रखेंगे और विक्षेप यानी अंगूठा जो है उत्तर दिशा की तरफ करेंगे तो तर्जनी उंगली नीचे की ओर जाएगी। लेकिन यह धन आवेश के लिए होता है, ऋण आवेश के लिए हो गया इसका विपरीत। इसका मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी यह तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा तो किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में, या चुंबकीय क्षेत्र के तल में तथा तरंग संचरण की दिशा में। तो आवेश जो है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करना प्रारंभ करेगा। घ, एक द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू 1.5 है। इसके लिए f का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2 का प्रयोग करेंगे तो इसमें ये मिलके आ जाएगा f = R। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव है। तो ये Vrms इक्वल्स टू होता है V0/√2। तो V0 इक्वल्स हो जाएगा √2 × Vrms और Vrms 220 है। √2 का मान 1.414 रखेंगे तो ये आता है 311 वोल्ट। तो 1.41 अगर रखा जाता है तो ये 310 आ जाएगा, यानी लगभग है, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 310 वोल्ट। शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या होती है? तो इसमें जो है नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार सेक्शन बी और ये बाकी क्वेश्चन आप यहाँ नीचे देखें। ये पेपर है, पेपर एक्चुअल में कहीं से स्कैन किया हुआ मिला है, इसलिए थोड़ा सा ये फेड होगा। तो कोशिश आप करें कि पेपर जो है अगर कहीं से उपलब्ध हो जाता है तो आप पेपर को देख लें और सॉल्यूशन यहाँ से आप अच्छी तरह देख सकते हैं। तो आइए अब इसको लिखेंगे कैसे हम, ये सॉल्यूशन देखते हैं 346 GAU का। ये है खंड अ, ऑप्शन 1 का क हो गया सी ऑप्शन, इस तरह से 1 का ख सी ऑप्शन, घ ए, घ बी ऑप्शन है और अंग का सी ऑप्शन है, छ का ए है। इस तरह से हम कॉपी में इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम × मीटर या ओम × सेंटीमीटर होता है। ख में पूछा है कि धनात्मक z अक्ष में रखे लंबे तार में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु 10 सेंटीमीटर 0 पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर I का मान 10 एम्पीयर, R का मान 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर हो गया। तो इस तरह से B बराबर μ0/4π 2I/r होता है। मान रखेंगे μ0/4π का मान 10⁻⁷ और यहाँ पर ये हो गया 2I और अपान R का मान 0.1। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आंसर आ जाएगा।
2 का ग है, लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का क्या नियम है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसे होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, अर्थात यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती है। घ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। 2 का अंग फोटान की ऊर्जा का ये अंग है। कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। तो कार्यफलन किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाती है और यह सभी धातुओं के लिए अलग अलग होती है। इसका अंग है कार्यफलन और ये फोटान की ऊर्जा का व्यंजक प्लांक नियतांक एवं तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखिए। तो फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू और ये हो गया बराबर hc बाई लैम्डा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का क है, उपयुक्त परिपथीय आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम यानी धारा का नियम, जिसे आप कहते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो समेशन I बराबर 0। बंद पास का नियम, जिसे वोल्टेज का नियम कहा जाता है, तो किसी बंद परिपथ के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी समेशन V बराबर 0। इसी को समेशन E EMF है इक्वल्स टू समेशन I इंटू R। 3 का ख, किसी प्रिज्म के लिए I डेल्टा वक्र खींचिए तथा वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाइए। तो इसके लिए ये आप खींचते हैं I और डेल्टा, इसके बीच एक ग्राफ आता है, इसका जो मिनिमम है ये है डेल्टा M। ये यहाँ पर प्रदर्शित करना है, 2 नंबर के लिए है। ग, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसके तहत 2 छोटे परमाणु नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। यह विखंडन के विपरीत है, जिसमें एक बड़ा नाभिक 2 छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक मामले में ऊर्जा मुक्त होती है। उत्पन्न ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम यानी E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर पर आधारित है। घ, एक चित्र दिया गया है और यहाँ पूछा गया है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर आप देख रहे होंगे। ये अगर हम इस डायोड 1, 2, 3 की बात करें तो डायोड 1 और डायोड 3 ये फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन ये सेकेंड वाला जो है ये रिवर्स बायस में, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसका नेगेटिव वाला जुड़ा हुआ है, यानी इसमें धारा 0 होगी। तो इसका मतलब हो गया कि I2 बराबर 0 होगा। तो अब जो धारा जा रही है वह धारा जो है I1 और I3 में जाएगी। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यह प्रतिरोध तो इसमें कार्य करेगा नहीं, तो ये 6 ओम और 3 ओम, यानी ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/3, तो यह आ गया 1/2, यानी R बराबर 2 ओम आ गया। परिपथ में कुल धारा I बराबर V/R, तो 10/2 यानी 5 एम्पियर हो गई। अब यह 5 एम्पियर 2 जगह गई है, तो बैटरी से धारा जो है वो टोटल पूछा गया है, तो ये 5 एम्पियर की धारा हो गई। 4 का क, 4 के क में पूछा गया है कि गाउस का नियम लिखिए। एक समान आवेशित सीधे तार के लिए निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये देखिए गाउस का प्रमेय या गाउस का नियम, तो किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये 1/ε0 है। और फाई E इक्वल्स टू इंटीग्रल E.dA, और ये होता है Q/ε0। अब जो है अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे। तो ये फिगर बनाएंगे और ये सरफेस इसके 3 होंगे। ये टॉप और बॉटम जो होगा ये प्लेन होगा और ये कर्व सरफेस होगा। ये टोटल जो फ्लक्स होगा ये फ्लक्स निकाल लेंगे।
तो φ1 यानी जो टॉप और बॉटम है उससे 0 हो जाएगा, कर्व सरफेस से सिर्फ मिलेगा। तो ये हो जाएगा EA, यानी ए का मान हो गया यहाँ पर 2 पाई आर एच, एच लेंथ हो गई तो 2 पाई आर एल, क्योंकि सिलेंडर है। तो कुल फ्लक्स हो गया E इंटू 2 पाई आर एल। और गास के नियम से ये होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको इसके इक्वेट कर दीजिए। तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हो जाएगा E बराबर Q अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। और रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर Q बटा एल, तो यहाँ से ये मिल जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, और इसकी दिशा जो है तार से बाहर की ओर होगी। 4 का ख, 4 के ख में फिगर दिया गया है, और इस फिगर में पूछा गया है कि दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे धारा I है और यहाँ पर I1 है और ये I2 है, तो I1 बराबर 0, क्योंकि ये संधारित्र में जा रही है। तो I बराबर I2, यानी संधारित्र यहाँ पर चार्ज होगा तो कोई धारा नहीं लेगा, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है। तो I बराबर I2 हो जाएगा, और ये E अपान टोटल R, तो ये 2 अपान 2 प्लस 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 8, तो 2 प्लस 8 यानी ये हो गया 2 बटा 10 यानी 0.2। 2 ओम में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर हो गया। 10 ओम में प्रवाहित धारा, ये 10 ओम ये है, तो इसमें प्रवाहित धारा 0 है। 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, तो V बराबर I इंटू आर से 2 इंटू 0.2 यानी 0.4 वोल्ट। ए तथा बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच, तो इसके बीच हो गया, यह इतना माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 0.4 यानी 1.6 वोल्ट। ये हो गया 4 का ख। संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV, तो 10 माइक्रोफैरड इंटू 1.6, तो ये 16 माइक्रो कूलम हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का ग। 4 का ग, एम्पियर की नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनलिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये फिगर बनाएंगे और इसमें एक ये ले लेंगे पार्ट PQRS, और इसी को लेकर के अब यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब देखिए, तार जो गया हुआ है, तो ये तार अंदर की तरफ है, यानी ये तार ऊपर वाला ये दिखा रहा है कि ये बाहर की तरफ आ रहा है, और ये जो है अंदर की तरफ है, यानी ये क्षेत्र की दिशा को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम PQ निकाल लेंगे, P से Q के बीच में, तो P से Q के बीच में ये इसके अंदर है ना, तो ये थीटा का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो BDL cos 0 यानी BDL, तो BDL और ये लेंथ पर हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है PQ की लेंथ जो है वो L है। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे QR के लिए, RS के लिए और SP के लिए। परिनलिका के बाहर B का मान 0 है, अतः यहाँ पर SR जो SR के लिए यहाँ से यहाँ तक का है ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद QR तथा SP की किसी भी लंबाई अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र 0, क्योंकि इसके लंबवत है। तो इस तरह से जो टोटल है ये हो गया आपका B डॉट DL बराबर, अब ये फाइंड करेंगे, ये आपने देखा कि सिर्फ PQ पर मिल रहा है, इस पर भी 0, यहाँ भी 0 और इस पर भी 0 है, तो ये BL हो गया B डॉट DL। और B डॉट DL जो है होता क्या है, म्यू नॉट I होता है। तो यहाँ जो निर्गत धारा है I नेट, ये कितना हो गया, स्मॉल n इंटू ये लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और इंटू I, यानी एक फेरे के लिए I है तो n फेरे के लिए NI हो गया, और इसमें पर यूनिट लेंथ ये दिखाया गया ना n, तो ये n इंटू L हो गया। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I नेट, तो ये म्यू नॉट n L I, तो BL बराबर ये L कट गया, तो B बराबर म्यू नॉट n I। 4 का घ, 4 के घ में न्यूमेरिकल पार्ट है। 1 मीटर लंबी धातु की छड़, तो L बराबर 1 मीटर हो गया। उसके सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति,
तो ओमेगा बराबर 400 रेडियन पर सेकेंड, और चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए इसके लिए होता है E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ पर ये मान रखेंगे, मान रखने के बाद आ जाएगा 100 वोल्ट। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है यह 100 वोल्ट होगा। 4 का अंग, 4 के अंग में पूछा है पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत बार कर चुके होंगे, तो ये देख लीजिए, ये फिगर है और बहुत अधिक नहीं लिखना है। पहले सरफेस के लिए n/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू n माइनस 1/r1। द्वितीय से पहले एयर से जा रही है ग्लास में, फिर इसके बाद सेकेंड में ग्लास से एयर में जा रही है, इसलिए रेसिप्रोकल हो गया, तो 1/n हो गया यहाँ पर। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे टी थिकनेस ले लिया गया है, तो डिस्टेंस घट जाएगा। अब लेंस पतला है, तो जब पतला है तो टी को इग्नोर कर देंगे तो v डैश हो जाएगा। तो इस तरह से 1/v माइनस n/v डैश इक्वल्स टू 1 माइनस n/r2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 है। तो 1 और 3 से दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो n/v डैश माइनस n/v डैश कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर रहेगा, तो ये टोटल हो गया 1/f, यानी 1/f हो गया, u अनंत हो गया, तो 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया लेंस मेकर फार्मूला। 4 तो खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 क त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र वह है जिसमें कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित होता है। फिर है चल कुंडल धारा मापी का सिद्धांत समझाइए और उपयुक्त आरेख। तो ये आरेख बना दीजिए इस तरह से। और इसका सिद्धांत क्या है कि चल कुंडली धारा मापी जो है, जब एक धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल युग्म के कारण कुंडली विक्षेपित होती है और विक्षेपण की मात्रा धारा के मान के समानुपाती होती है। इसी की सुग्राह्यता, तो सुग्राह्यता के लिए सूत्र होता है करंट सेंसिटिविटी NBA/K। तो अब यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद है 5 का ख प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। 2 चक्रों को धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। इसके 0 से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए I0 दिया गया है, F दिया गया है, तो T बराबर हो गया 1/f दिया गया 0.02 सेकेंड। IRMS I0/√2 ये निकाल देंगे तो आ जाएगा 10 एम्पियर। स्मॉल t बराबर T/4, तो 0.02/4 यानी 0.005। ये क्यों निकाला गया है? इसलिए कि जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ये पीक आएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का जो टाइम होता है ये T/4 होता है। तो एक चक्र में समय लग रहा 0.02 का, यानी यहाँ से यहाँ तक 0.02 लग रहा है, तो ये पीक जाने में T/4 होगा, दैट इज 0.005 सेकेंड। और ये 2 चक्र के लिए निकाला गया है, तो ये 0 से पीक, फिर ये 0, फिर ये नीचे पीक और ये 0, एक हुआ, फिर इसी तरह से ये दूसरा। 5 का ख इसका अथवा पार्ट है। E0 दिया गया है 150 न्यूटन पर कूलाम, आवृत्ति F 50 मेगाहर्ट्ज है, इसको हर्ट्ज में बदल देंगे। B0 अब निकालेंगे तो E0/C होता है, ओमेगा बराबर 2πf होता है, ये फाइंड हो जाएगा। लैम्डा बराबर C/F हो गया, V बराबर n लैम्डा से, तो ये 6 मीटर आ गया। 5 का ग विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है? संशोधित एम्पियर नियम का समीकरण लिखिए। तो विस्थापन धारा की परिभाषा यही है कि जब
चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होता है तो उस दौरान जो धारा उत्पन्न होती है उसके कारण जो धारा वहाँ पे उत्पन्न हो रही है उस धारा को विस्थापन धारा का नाम दिया गया है। तो ये क्लोज इंटीग्रल बीटा dl म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होती है और इसे ही जो है विस्थापन धारा कहा जाता है। तो ये विस्थापन धारा की परिभाषा हो गई। तो ID जो है, ID का मान ये हुआ एम्पियर के नियम से बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के बराबर होता है, लेकिन I यहाँ पर जो है, जो I नेट होगा या I टोटल होगा या I प्लस ID यानी डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के बराबर होगा। तो इस तरह से जो संशोधित नियम है यह है म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी हो जाता है। 5 का घ, समतल ध्रुवित प्रकाश से क्या तात्पर्य है? तो वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में हो रेखीय ध्रुवित अथवा समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब ये फिगर से यहाँ पर दिखाना है कि समतल ध्रुवित, आंशिक और पूर्णतः। तो ये पहला जो होगा ये ध्रुवक होगा, दूसरा जो होगा वह विश्लेषक होगा। तो इस तरह से यदि पोलराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है तो आपतित प्रकाश अध्रुवित होगा। पोलराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम होती है तो ध्रुवित होगा। और तीव्रता बदलती है तथा किसी विशेष स्थिति में न्यूनतम हो जाती है तो आपतित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होगा। 5 का अंक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है कि सीजीएम के पृष्ठ पर 3300 अंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजीएम का कार्यफलन 1.9 MeV दिया गया है। तो जो टोटल आपतित ऊर्जा है ये hc बाई लैम्डा होगी, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये फाइंड करेंगे तो 3.75 EV आ जाएगा। के मैक्स बराबर hc बाई लैम्डा माइनस डब्लू, तो इससे ये आ जाएगा 1.85 EV। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 5 नंबर का होगा और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इसको आवेश छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। इस प्रक्रिया में संधारित्र पर पहले उपस्थित आवेशों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये ग्राफ यानी जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, तो ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब इस में जो किया गया कार्य है यह QV ग्राफ और Q अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस तरह से W बराबर हो गया OBA का क्षेत्रफल और ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू Q इंटू V। Q बराबर CV अगर रख दिया जाए तो ये आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर और V बराबर Q बाई C रखा जाए तो ये 1/2 Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा। तो इस तरह से यह टोटल संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 QV या 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर बाई C के फॉर्म में लिखा जाता है। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व है यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के टर्म में लिया जाता है। तो आवेशित संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा इसकी प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है जब उसके नीचे अंदर जो है एयर है, कोई परावैद्युतांक नहीं है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V और प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में संचित वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी 1/2 CV स्क्वायर,
तो 1/2 और c की जगह एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू वी स्क्वायर, इस तरह से किया गया। अब E का मान जो है V की टर्म में रख दें, तो V बराबर ED होता है, तो यहाँ से V बराबर ED, अब ये रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, A इंटू डी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेप्थ कर लीजिए या लेंथ कर लीजिए, तो ये जो है आयतन हो जाएगा प्लेटों के बीच रिक्त स्थान का। तो इस तरह से ऊर्जा घनत्व बराबर होता है टोटल ऊर्जा बटा आयतन, तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपान A इंटू डी, यहाँ से आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर अगर परावैद्युतांक प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वो अगर K है, तो ऊर्जा घनत्व के लिए फिर ये सूत्र आ जाएगा 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। 6 का अथवा पार्ट है कि फैराड अपान मीटर को जो है कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में प्रूव करना है। तो फैराड C बराबर Q बटा V, और ये मीटर V बराबर होता है W बटा Q। अब यहाँ से हो गया Q स्क्वायर बटा W इंटू मीटर। W क्या है? वर्क डन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और इसका हो गया मीटर, और मीटर तो ये ऊपर हो गया कूलम्ब का स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। इसके बाद इसका जो पार्ट है उसमें एक फिगर दिया गया है, और इस फिगर में एक 4 माइक्रोफैरड और एक 6 माइक्रोफैरड है और 2 वोल्ट की बैटरी है। तो Q बराबर निकालेंगे तो C1 V1 से 6 इंटू 2 12 माइक्रोकूलम आ जाएगा। Q बराबर C2 V2, और इससे जो है ये 12 बराबर 4 इंटू V2, क्योंकि जो है सीरीज में है तो दोनों पर जो आवेश की मात्रा है वो बराबर होगी। तो पहले से मात्रा निकाल लिया, अब ये दूसरे पर भी उतना ही होगा, तो 12 बराबर 4 इंटू V2, इससे V2 निकल जाएगा, तो V2 बराबर हो गया 3 वोल्ट। अब V बराबर V1 प्लस V2, तो 2 प्लस 3 यानी 5 वोल्ट। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसमें मार्किंग स्कीम में ये 3 नंबर इसके लिए और 2 नंबर यहां तक के लिए डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर तरंगाग्र की परिभाषा लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 नंबर का दिया गया है मार्किंग स्कीम में, और द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या इसको स्वयं कर लें, कि क्योंकि पिछले साल के सेट में कई बार पूछा गया दिया गया है। ये 3 नंबर का होगा। इसका अथवा पार्ट है, अथवा पार्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें F4 ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी 40, आई लेंस की 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस है -2, माने 200 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो -200 सेंटीमीटर हो गया। 1/F इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/VO का मान आ जाएगा 1/50, यानी VO बराबर 50 सेंटीमीटर। ये 1 नंबर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद दूरदर्शी की लंबाई पूछा, तो L बराबर VO प्लस FE, ये रिलैक्स्ड न्यूनतम दूरी के लिए है, तो 50 प्लस 4 यानी 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता -FO/FE, तो -40/4 दैट -10। अभी इस तरह से नंबर का बंटवारा 1, 2 और 2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है परमाणु का बोर मॉडल। ये जो 3 लिखते हैं आप ये लिख देंगे, 2 नंबर का हो गया। अब इसके पार्ट में पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में, कि अस्थाई सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग की अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो सेंटीपिटल फोर्स है mv²/r इक्वल्स टू इस दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल है, तो 1/4πε0 E/r² हो गया नाभिक और इसके बीच। अब इसी से जो है दूसरा जो बोर मॉडल का ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी L बराबर mvr बराबर nh/2π होता है। तो mv
ये n सफिक्स लगा हुआ है nवीं कक्षा के लिए। तो mVnRn बराबर NH/2 से Vn निकालेंगे तो NH/2 mRn आएगा। इसका मान इस समीकरण 1 में रख देंगे। जब 1 में रखेंगे तो इससे Rn का मान आ जाएगा ε0 n²h² यहाँ पर ये बाकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए Rn प्रोपोर्शनल n², और यही प्रूव करना है। 8 का अथवा पार्ट, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ ये 2 नंबर हो गया। और ये दिया गया है कि टोटल ऊर्जा जो है इसकी 200 MeV है और 4 मेगावाट का जो है पावर जनरेट हो रहा है, तो कितने नाभिक प्रति सेकेंड टूटेंगे या विखंडित होंगे। तो प्रति सेकेंड विखंडित नाभिकों की संख्या टोटल पावर बटा ये उसकी ऊर्जा जो एक विखंडन में निकल रही है। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा 1.25 × 10⁻17 नाभिक विखंडित होंगे प्रति सेकेंड। नंबर का बंटवारा इस तरह से होगा, नाभिक के विखंडन के लिए 2, यहाँ तक लिख देंगे, निकाल लेंगे तो ये 1 और ये इसके लिए 2। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है ठोसों के ऊर्जा बैंड को लिखिए। ठोसों के ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इन पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो चलिए ऊर्जा बैंड के बारे में लिखेंगे। तो ऊर्जा बैंड में होता क्या है, किसी वियुक्त माने आइसोलेटेड परमाणु में उसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के कुछ निश्चित डिस्क्रीट मान होते हैं जिन्हें परमाणु के ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर में अनेक क्वांटम अवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार वियुक्त परमाणु का प्रत्येक ऊर्जा स्तर ठोस में ऊर्जा बैंड बन जाता है। ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक, कुचालक में अंतर। तो देखिए इसमें क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ओवरलैप है, ये चालक। चालन बैंड और संयोजी के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी Eg होता है, इसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है या उससे कम होता है, तो यह अर्धचालक होता है। और जब यह इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है तो यह कुचालक होता है। अब चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए चालकता घटती है। कुचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उष्मीय जनित इलेक्ट्रॉन होल युग्मों की संख्या बढ़ती है, जिससे चालकता बढ़ जाती है। 9 का अथवा पार्ट है। अथवा पार्ट में पूछा है पीएन संधि डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए, विभव प्राचीर एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, ये फिगर है। अब देखिए अवक्षय परत किसे कहते हैं, अवक्षय परत किसे कहते हैं। तो जैसे पीएन संधि बनती है उसमें विक्षोभ के कारण बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में चले जाते हैं। विसरण के पश्चात ये आवेश वाहक अपने अपने पूरकों से मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। तो संधि के दोनों ओर के वह परत जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है ह्रासीय स्तर या अवक्षय परत कहलाती है। यानी इसमें ये पोर्शन जो देख रहे हैं इसे जो है अवक्षय परत कहा जाता है। अवक्षय परत की मोटाई जो है लगभग 10⁻6 मीटर की कोटि की होती है, माने 1 माइक्रोमीटर। अब विभव प्राचीर क्या होता है, अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। जैसे जैसे अग्र विभव को बढ़ाया जाता है अवक्षय परत की चौड़ाई घटती जाती है। एवलांस भंजन, पश्च अभिनत में आवेश वाहक संधि से दूर गति करते हैं, इसलिए अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। पश्च दिशिक बायस में आरोपित वोल्टता का मान बढ़ाने पर अवक्षय परत के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है। विद्युत क्षेत्र उष्मीय जनित अल्पसंख्यक वाहकों को त्वरित करता है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आरोपित वोल्टता का मान बहुत अधिक बढ़ जाने पर अल्पसंख्यक वाहक इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि अवक्षय परत के भीतर परमाणुओं से टकराकर सहसंयोजक बंध तोड़ देते हैं। इससे वहां नए इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न हो जाते हैं और ये नए आवेश वाहक भी त्वरित होकर अन्य इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया संचयी होती है, जिससे अवक्षय परत में नए इलेक्ट्रॉन होल युग्म इतनी बड़ी संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं कि उत्क्रम धारा का मान एकाएक बहुत
बढ़ जाता है और इस परिघटना को एवलांचे ब्रेकडाउन या एवलांस भंजन कहते हैं। जितने वोल्टेज पर होता है उसे एवलांस वोल्टता कहा जाता है। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।